नमस्कार दोस्तों, मैं पवन अपने चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सरल शब्दों में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब लिखे हुए शब्द पर क्लिक करना होगा या मेरे बेल आइकन टीपी पर क्लिक करना होगा। नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 का बुक सिविक्स है, जिसे हम नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। उस बुक को का अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। आप देखेंगे इस शब्द में लोकतंत्र किन शब्दों से मिलकर बना है। ये लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन, अर्थात लोकतंत्र का मतलब हुआ जनता का शासन। इसी को लोकतंत्र कहते हैं सरल शब्दों में। और इसकी एक परिभाषा भी होती है, वो क्या है? जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन को ही हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अर्थात ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे, विकास के कल्याण के कार्य करे, उसे ही हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। ठीक, अब हम इसकी परिभाषा और इसके अर्थ देखते हैं। ये देखिए, इसका अर्थ क्या है? जो ये लोकतंत्र शब्द है वो किससे बना है? डेमोक्रेसी इंग्लिश के शब्द से। और ये कहाँ से लिया गया है? यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से लिया गया है। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। तो वही बात हो गई, जैसे लोकतंत्र का मतलब था लोगों का शासन, और डेमोक्रेशिया में डेमोस का अर्थ है लोग और क्रिएशा का मतलब शासन, अर्थात लोगों का शासन। तो कहने का मतलब लोगों के शासन को ही लोकतंत्र हम कहते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरी और लिंग दो मैडम के बीच में वार्तालाप चल रहा है, उसको आप पढ़ लेना। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं और उन चुने हुए शासकों के माध्यम से जनता खुद ही शासन करती है, इसलिए इसे लोकतंत्र कहा जाता है। अब हम लोकतंत्र की विशेषताओं पर आते हैं। ठीक, ये हमने परिभाषा जान ली, अर्थ जान लिया कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता जनता के द्वारा जनता के लिए शासन करती है। और कैसे करती है? सबसे पहले जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता के कहने पर निर्णय लेते हैं जनता की भलाई के लिए। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहला है प्रमुख फैसला निर्वाचित नेताओं के हाथ में। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि जो फैसले लेते हैं लोकतंत्र में, वो जब तक निर्वाचित नेताओं के हाथ में नहीं होंगे तब तक हम उसे क्या नहीं मानेंगे? लोकतंत्र। इसके लिए हम ये पूरा पैराग्राफ देखते हैं कि क्या कहा गया है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में तख्ता पलट किया। तख्ता पलट क्या होता है बच्चों? तख्ता पलट ये होता है जब सेना द्वारा किसी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाता है और सैनिक शासन स्थापित कर लिया जाता है, तो उसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। ठीक है, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटा दिया, उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। किसने? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर लिया और 2002 में एक जनमत संग्रह करके अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया। देखिए, है ना। फिर पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है। कैसे? कि जो चुनाव हुए उसमें सेना के आदेश पर, पाकिस्तान की सेना के आदेश पर क्या हुआ कि धोखाधड़ी की गई, नकली वोट डाले गए, बूथ कैप्चरिंग की गई, उसके माध्यम से ये अपने आप ही खुद को जिता दिया इन्होंने। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ जी ने क्या किया कि 2002 में एक पाकिस्तान में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया, जिसके द्वारा उन्होंने क्या किया? पूरे के पूरे पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो वो राष्ट्रीय और प्रांत यानी कि राज्य की असेंबलियों को, विधानसभाओं को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रख दी गई,
जिसके ज़्यादातर सदस्य किसको बना दिया गया, फौजी, यानी कि पूरा फौजी शासन स्थापित कर दिया गया। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव करवाए गए, जिसके बाद वही जीते। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव तो हुए, हम देखें पाकिस्तान में क्या हुए, चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता किसके पास रही, सेना के अधिकारियों के पास और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। क्यों? क्योंकि उनको जिताया किसने, सेना ने जिताया, तो वो काम किसके लिए करेंगे, मुख्य रूप से सेना के लिए। अतः स्पष्ट है कि जनरल परवेज के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न करने के कई कारण हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा क्या कारण है यहाँ पे, पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों को चुना तो है, लेकिन क्या वास्तव में उन्होंने चुना है उन्हें, और अगर चुना है तो क्या वही शासन कर रहे हैं। क्योंकि हमारी पहली विशेषता हमने क्या पढ़ी है, हमने प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, तो पाकिस्तान में तो फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में है ही नहीं, वो किसके हाथ में है, जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में थे, वहाँ की सेना के हाथों में थे, तो इसलिए हम उसे लोकतंत्र नहीं कहेंगे, ठीक है। ये पहला हो गया। तो हम लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, तभी हम उसे लोकतंत्र मानेंगे। आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र यही बता रहा है कि एक तरह से कि यदि डेमोक्रेसी अगर सेना के अंडर में रहेगी, ये सैनिक है, अगर सैनिक उसको पकड़ लेगा तो वो क्या हो जाएगी, सैनिक तानाशाही हो जाएगी और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ये बैलेट पेपर को छुपा लिया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी विशेषता पर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को क्या कहते हैं, क्वांगुओ रेममिन दाई वियाओ दाहुही, यानी कि राष्ट्रीय जनसंसद, ये इसका नाम है चीन की संसद का। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं, यानी कि चीन में कितने साल में चुनाव होते हैं, 5 साल में। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से कितने सदस्य आते हैं, 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चयन कौन करता है, चुनाव कौन करता है, सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है, यानी कि कोई भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे, क्योंकि वहाँ एक ही पार्टी होती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं होती। 2002-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। आप देखिए, चीन में चुनाव लड़ने के लिए भी पार्टी से अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाके तो कोई चुनाव लड़ पाता है। तो वहाँ की हालत देखिए, है ना। सरकार सदा किसकी बनती है, हमेशा सरकार किसकी बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि एक ही पार्टी है पूरे चीन में, वही बार बार जीतती रहती है, किसी और पार्टी को अनुमति देते ही नहीं है। तो पूरे चीन में कौन है, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो वही जीतती है बार बार में, ठीक है। 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। मैक्सिको में कितने वर्षों में होता है चुनाव, 6 वर्ष में, जबकि चाइना में कितने वर्षों में होते हैं चुनाव, 5 वर्ष में। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, कहाँ, मैक्सिको में। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का नाम की एक ही पार्टी को बार बार जीत मिलती रही। कहाँ पे, मैक्सिको में। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा तो लेते थे, पर उन्हें कभी भी जीत हासिल नहीं हुई। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत कर लेने के लिए PRI कुख्यात थी। ये क्या करती थी PRI मैक्सिको में, कि जब भी चुनाव आते तो वो बैलेट पेपर, नकली बैलेट पेपर छपा लेती, नकली वोटर्स बना लेती, बूथ कैप्चरिंग कर लेते, यानी कि कुछ भी कर लेते। सारी सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग करके वो क्या करते, हर बार खुद ही जीत जाते। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य कर दिया जाता था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक और उनके छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के वोट देने के लिए कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को क्या करती थी, नज़रअंदाजी। कई वर्ष बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, ताकि नकली के वोट डाले जा सकें, जिससे जो लोग वास्तविक वोटर हैं वो तो वोट डाल नहीं पाते थे और नकली वोटर वोट डाल जाते थे। PRI अपने उम्मीदवार के चुनावों पर, अभियान पर पैसा भी बहुत खर्च करती थी। तो ये सब स्थिति है कहाँ पे, चीन और मैक्सिको की। अब हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तो क्या ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला है? क्या वास्तव में
चाइना में किसी को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने दिया जाता है? नहीं, वहाँ एक ही पार्टी बार बार जीत रही है, एक ही पार्टी की सरकार रहती है। मैक्सिको में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ PRI खुद ही चुनाव लड़ती है और कैसे भी तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, बूथ कैप्चरिंग करके, बूथ बदल के, नकली वोटर का प्रयोग करके वो बार बार जीतती रहती है। तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र हम किस प्रणाली को कहेंगे? जहां लोकतंत्र निष्पक्ष स्वतंत्र चुनावों पर आधारित हो, ताकि सत्ता में बैठने के लिए जीत हार का समान अवसर हो। जैसे भारत में क्या होता है? चुनाव आयोग स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। भारत में वोट देने की आयु क्या है? मिनिमम 18 वर्ष। ठीक है, तो भारत में हम इस चीज़ को पाते हैं कि भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं, अर्थात सब व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए समान अवसर मिलते हैं, चुनाव में जीतने के भी समान अवसर मिलते हैं, और हमारा चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। तो ये हमने देखी विशेषता। अब अगली विशेषता पे आते हैं हम। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। ठीक है, इसको हम पहले, इसका अर्थ बाद में देखेंगे, हम पहले इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी कि वहाँ क्या था? केवल पुरुष ही वोट देते थे, महिलाओं को वोट ही नहीं दिया जाता था। दूसरा, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान हासिल करने का अधिकार बहुत मुश्किल था। कहने का मतलब, जो रूसी लोग थे एस्टोनिया में, वो नागरिकता ही नहीं ले पाते थे जिससे कि वहाँ वो वोट कर सके। फिर फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के वोटों से ज़्यादा था। अर्थात फिजी में क्या होता था? फिजी में जो वहाँ के मूल निवासी को वोट है वो तो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, और जो दूसरे लोग हैं भारतीय मूल के, जो दूसरे नागरिक थे, उनके वोटों को कम महत्व दिया जाता था। अब यहीं से जन्म होता है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और वोट का मूल्य समान होना चाहिए। अब इसको समझिए आप। एक व्यक्ति एक वोट एक वोट। एक व्यक्ति का मतलब, एक व्यक्ति एक वोट का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही वोट डालने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को कितना वोट डालने का अधिकार होगा? एक। चाहे से वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या चाहे एक गरीब BPL व्यक्ति हो, सबको वोट डालने का एक ही अधिकार होगा। वो एक ही वोट डाल सकता है। ये नहीं कि राष्ट्रपति है तो मैं 2 वोट डाल लेता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर है एक समान मूल्य हो। एक समान मूल्य हो मतलब कि राष्ट्रपति जो वोट डाल रहा है और जो ये गरीब व्यक्ति वोट डाल रहा है, दोनों का मूल्य समान है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को 50 वोट मिले, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को भी 50 वोट मिले, और एक तरफ राष्ट्रपति डाल रहा है एक अपना एक वोट, और दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति अपना एक वोट डाल रहा है, तो 51 वोटों के साथ दोनों वापस से बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश का कोई भी व्यक्ति, जाति, धर्म, लिंग का हो, उसका वोट का मूल्य भारत में क्या है? समान। इसलिए हमारे यहाँ देश का लोकतंत्र बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, आखिरकार एक वोट एक व्यक्ति एक वोट का। ठीक है, ये वोटर्स जीत जाते हैं। वो भी क्या दिन थे जब मैं एक ही व्यक्ति था और मेरा ही एकमात्र वोट था। ये इसको कैद कर दिया गया है। ठीक है, और ये वोटर्स खुशी मना रहे हैं कि ये व्यक्ति कैद हो गया और अब लोकतंत्र की जीत हो गई। ये कार्टून किसके संबंध में है? यह है कार्टून है सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के संबंध में है। ये सद्दाम हुसैन को बंद कर दिया और ये वोटर्स जीत गए। ठीक है, अब हम आते हैं अगली विशेषता पर, कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। कब मिली? 1980 में। उसके बाद देश पर जानू PF दल का राज। जानू PF दल कहाँ पे है? जिम्बाब्वे में, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी, आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके नेता कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे थे। आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे। चुनाव नियमित रूप से होते थे यहाँ पे भी, और सदा किसकी जीत होती थी? जानू PF दल की ही जीत होती थी। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। यानी कि वो लोकप्रिय तो थे, लेकिन फिर भी गलत तरीके, साम दाम दंड भेद, यानी कि नकली तरीके से भी वो प्रयास करते थे। आज़ादी के बाद से ही उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों और शक्तियों में वृद्धि की, और उनकी जवाबदेही को भी क्या कर दिया? कम। यानी कि उनसे कोई प्रश्न ही नहीं पूछ सकता। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने
लोगों को परेशान कर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में क्या करा दी जाती थी, गड़बड़ी करा दी जाती थी ताकि वो सभा ही नहीं ले पाए। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। फिर एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था, जिसका परिणाम क्या हुआ, टेलीविज़न, रेडियो और अन्य जितने भी प्रसारण थे, चाहे से वो मीडिया हो, अखबार हो, उन सब पर किसका नियंत्रण था, सरकार का नियंत्रण था, जिससे वो राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल पाते थे और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। यानी कि जो शासक दल कहता था, जानू पीएफ दल, वही होता था। अखबार स्वतंत्र तो थे पर सरकार की आलोचना नहीं कर पाते थे और जो कोई करता तो पत्रकारों को परेशान किया जाता था अलग अलग तरीके से। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह भी नहीं की जो क्या करते थे, जजों पर भी दबाव डाल देते थे। वो 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जिम्बाब्वे का भी ये उदाहरण में बताता है कि किस प्रकार से कानून का अधिकार और राज होना जरूरी है, वरना लोग परेशान होते हैं, मीडिया या अन्य लोग भी। ठीक, तो यहीं से हमें इस चीज़ का पता चलता है। तो फिर देखिए, इससे हमारी कौन सी विशेषता का जन्म हुआ, ये एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों, नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, तभी हम उसे लोकतंत्र कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का सब लोग पालन करें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी न्यायालय उन कानूनों का पालन करवाए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक सरकार। और ऐसी कानून व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों की भी सुरक्षा की जानी चाहिए। नागरिकों के जो मूल अधिकार होते हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, तभी हम उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, अब हम आते हैं परिभाषाओं का सारांश क्या निकला कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करेंगे, लोग करेंगे, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। ठीक, अब देखिए हमारे यहाँ ये कुछ वो है, चित्र है, आप देख सकते हैं कि भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। ये किसको बता रहा है, कानून के शासन को। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। ये क्या बता रहा है, अधिकारों का सम्मान नहीं है। क्यों, क्योंकि बाहर से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। तो ये सब क्या है, ये गलत चीज़ें हैं। ठीक, अब हम आते हैं लोकतंत्र ही क्यों। कई शासन प्रणाली होती है बेटा, जिसमें एक लोकतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। तो राजतंत्र में तो क्या होता है, राजा ही शासन करता है, सारे निर्णय राजा ही लेता है। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इसमें आपको विभिन्न अधिकार मिलते हैं। राज शासन में क्या होता है, राजतंत्र में मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ने, राजा को कोई लगा सही है तो वो सही हो गया और गलत है तो गलत, आप कहीं पे उसकी सुनवाई नहीं कर सकते। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, आपने अगर कोई निर्णय लिया है तो उसकी सब लोग सुनेंगे। आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, तो ये सब लोकतंत्र में ही मिलता है हमें। हम आगे देखेंगे कि लोकतंत्र में कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं जिसके कारण लोकतंत्र इतना अच्छा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। हमने ये लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ ली। अब लोकतंत्र अच्छा क्यों नहीं है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, इसके कुछ कारण हैं। पहला, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र में क्या होते हैं, आए दिन आप देखते होंगे कि मंत्री बदलते रहते हैं, है ना, शासन व्यवस्था बदलती रहती है। उससे क्या होती है, शासन में अस्थिरता, यानी कि बार बार में चेंज होने से क्या होगा, शासन में अस्थिरता पैदा होगी, जिससे वो निर्णय लेने में सक्सेस नहीं हो सकेगा। दूसरी है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल रह गया है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। आप भी देखते होंगे भारत में भी ये चीज़ होती है कि राजनीतिक लड़ाई और सत्ता के खेल के लिए एक दूसरे को गालियां बकना, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, गंभीर आरोप लगाना, ये सब एक खेल हो गया है। यहाँ नैतिकता का कोई स्तर नहीं है, नैतिकता की कोई जगह नहीं बची है। फिर है तीसरी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। अभी मान लीजिए भारत को कोई फैसला लेना होता है तो क्या करना पड़ता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों से वो विधेयक जब तक पास नहीं होगा
वो निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो इतने में तो देर हो जाएगी। तो उस देरी के कारण लोकतंत्र को लोग अच्छा नहीं मानते। फिर अगली विशेषता है, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नेता जीत गया, तो कई बार ऐसा होता है कि पार्टी विशेष का नेता, जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, हम किसको देखकर चुनते हैं? हम प्रधानमंत्री जी को देखकर चुनते हैं। हमको लगता है ये प्रधानमंत्री अच्छा है। अब भले ही उनका कोई खड़ा हो लोकसभा में कोई मेंबर, वो हम उसको नहीं जानते, हम लोकसभा के उस सदस्य को नहीं जानते, लेकिन हम उसको फिर भी वोट दे के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारा वोट प्रधानमंत्री जी को जा रहा है। तो इस तरह से उनको पता नहीं होता। फिर है, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। आप भी देखते होंगे भारत में भी पैसा बहुत खर्च होता है। चुनाव आयोग इन खर्चीले चुनावों पर लगाम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी छुपे हुए तरीके से बहुत सारा पैसा राजनीतिक पार्टियां चुनाव में खर्च करती हैं। इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। आप भी देखते होंगे आपके गांव में इनमें कई लोग रिश्वत देने आते हैं, तो ये भ्रष्टाचार का तरीका है। फिर अगली विशेषता है, सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला ही नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, अर्थात लोकतंत्र क्यों अच्छा नहीं है उसके लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटा। ये चित्र है एक, इस चित्र में भी क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, एक सैनिक शासन है जो लोकतंत्र को गला घोंट दिया, उसका मार दिया उसको। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, लोकतंत्र क्यों अच्छा है। तो देखिए, चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयानक अकाल। कब पड़ा था चीन में? 1958 से 61 में। इसमें 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। और बंगाल में अकाल कब पड़ा था, याद है ना, 1943 में 30 लाख लोग मरे थे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई थी। तो ये क्यों हुआ? अब हम इसी के पक्ष में तर्क देखते हैं। सबसे पहला, लोकतंत्र इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ जनता फैसला लेती है। क्यों अच्छा है? सबसे पहला, यहाँ जनता चुनाव करती है अपने प्रतिनिधियों का। दूसरी बात क्यों अच्छा है लोकतंत्र, कि यहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के लिए फैसला करते हैं। तीसरी बात, यहाँ किसी भी फैसले को लेने में बहुत सारे लोगों की, अर्थात राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के आदेश की पालना करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, इतने लोग जब फैसला लेते हैं मिलकर, तो उसमें गड़बड़ी की आशंका नहीं रहती और वो फैसला जनता के हित में होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके कारण लोकतंत्र में अच्छा होता है। लोकतंत्र में भले ही फैसले लेने में देरी हो, लेकिन कभी गलत फैसला नहीं होता है, क्योंकि सब मिलजुल कर लेते हैं फैसला। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको। अतः लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का सबसे अधिक जवाबदेही रूप है। जवाबदेही वाला स्वरूप मतलब, इसका मतलब क्या है कि इसमें सरकार कोई भी फैसला लेती है तो उसके लिए उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और जनता को जवाब देना पड़ता है कि मैंने ये फैसला क्यों लिया है और इससे जनता पर क्या असर पड़ेगा। अदरवाइज फिर क्या होगा, जनता अगर नहीं देगी तो जनता अगले बार उसको शासन से हटा देती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से। फिर अगला, इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। बेहतर निर्णय लेने की संभावना कैसे बढ़ाता है? मैंने बताया, जब सब लोग मिलकर, सारे लोकसभा सदस्य, सारे राज्यसभा सदस्य मिलकर अगर कोई निर्णय लेंगे तो वो क्या होगा, हर क्षेत्र का प्रतिनिधि सारी बातें कहेगा, तो उससे क्या होगा, अच्छा निर्णय होगा। फिर अगला क्या है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। अर्थात लोकतंत्र के माध्यम से हम जाति, लिंग, धर्म आदि के क्या होते हैं, मतभेद और टकराव को समाप्त कर सकते हैं। जैसे भारत में विभिन्न जाति, धर्मों और लिंगों के लोग एक साथ रहते हैं, उनमें टकराव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कानून का राज होता है, सब लोग समान होते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम देखते हैं, ये देखिए, लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। अगली क्या है इसका पक्ष में तर्क, लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है, नागरिकों के सम्मान का मतलब कि नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। जैसे भारत में भी नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए ना, तो उन मूल अधिकारों के माध्यम से नागरिक स्वतंत्रता, समानता के साथ जी पाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो,
उसे संपूर्ण अधिकार मिले हुए होते हैं, जो एक अमीर व्यक्ति को मिले हुए होते हैं, या एक राष्ट्रपति को मिले हुए होते हैं, या एक गरीब व्यक्ति को मिले होते हैं। यानी कि सबके अधिकार क्या होते हैं, यहाँ पे समान होते हैं। इसलिए लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। यहाँ चाहे से कोई गरीब हो, अनपढ़ हो, या कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हो, कोई भी हो व्यक्ति, सब लोग लोकतंत्र में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। आगे देखते हैं हम बच्चों। अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इतने सारे लोग मिलकर निर्णय लेते हैं किसी फैसले को लेकर, जैसे लोकसभा राज्यसभा में कितने सारे सदस्य होते हैं ना, है ना, तो ये सब मिलकर निर्णय लेते हैं। तो इनमें अगर कोई गलती हो भी जाती है तो वो सारे मिलकर फिर उसकी जवाबदेही तय करते हैं और उसके अनुसार उस गलती को ठीक कर भी लेते हैं। इसमें कोई घमंड नहीं होता। जैसे राजतंत्र में तो क्या होता है, गलती हो गई तो हो गई, जनता को भुगतने दिया जाए। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई प्रशासन ने गलती कर दी है तो तुरंत जो दूसरे संसद के सदस्य हैं, लोकसभा राज्यसभा के, वो उसका विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं, जिससे सरकार को अपनी गलती मानकर उसे ठीक करना पड़ता है। ठीक, ये है अगली, इसका हो गया। अब हम आगे आते हैं। ये कुछ चित्र हैं। हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम अब सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए, ये कुछ बताया हुआ है चित्र के माध्यम से। ठीक बेटा, लिबरल पार्टी का यह कार्टून कनाडा के 2004 में जो संसदीय चुनाव के ठीक पहले प्रकाशित हुआ था। इस कार्टूनिस्ट समेत सभी लोगों का मानना था कि लिबरल पार्टी एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी, पर जब नतीजे आए तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई थी। ठीक है, अब हम आते हैं लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ या बड़ा अर्थ भी वही है बेटा कि लोकतंत्र में जनता के लिए और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के शासन होता है। ठीक, यही इसका लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ है। ये कुछ वाक्य चल रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक बेटा, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ, चैप्टर नहीं बता रहा हूँ पूरा। फिर ये बेटा हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ये आप देख सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, 2-3 चीज़ें थी। पहला कि लोकतंत्र क्या है, तो हमने देखा लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था होती है। दूसरा हमने देखा कि लोकतंत्र में डेमोक्रेशिया शब्द से बना है। डेमोक्रेसी शब्द, डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार डेमोक्रेशिया का शब्द क्या बना, विस्तार, लोगों का शासन। ठीक, फिर हमने उसके बाद देखा कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा लोकतंत्र के तर्क क्या होते हैं, पक्ष में तर्क क्या है और विपक्ष में तर्क क्या है। इस प्रकार से हमने ये पूरा चैप्टर देखा। तो बेसिकली ये लोकतंत्र से संबंधित था पूरा चैप्टर, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। अब आप इस चैप्टर के नोट्स बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं बच्चों। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उसके अनुसार आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाकर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। हमेशा नोट्स बनाने की अपनी प्रवृत्ति बनाएं। जब भी कोई पढ़ते हैं आप, चाहे से क्लास में पढ़े या कहीं भी पढ़े, आप नोट्स ज़रूर बनाएं। जैसे, है ना, कैसे बनाते हैं नोट्स आपको पता है ना, आपको पता है नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए छोटा सा, जैसे हमने लिखा है यहाँ, मान लीजिए एक व्यक्ति एक वोट, तो आप नोट्स में क्या लिखेंगे कि नोट्स में लिखेंगे ये पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स लिखिए एक तो। ठीक, ये इसके अलावा जो मैंने आपको समझाया ये तो लिखा हुआ है, ये लिखना है, ये पूरी कहानी नहीं लिखनी है, केवल इतना सा लिखना है, ये लिखना है। इसके अलावा क्या लिखना है, जो मैंने आपको समझाया ना, जो टीचर समझाते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल का मूल्य क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, वो मतलब यहाँ दिखाना होता है। ऐसे नोट्स बनाते हैं, तो आप ऐसे नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा। मेरा एक वीडियो और है इसी चैप्टर के ऊपर, जो लाइव वीडियो है, जो मैंने उसमें एक एक चीज़ समझाई है लाइव वीडियो के माध्यम से। तो ये तो है मेरा चैप्टर वाइज जिसमें मैंने ऑडियो दिया है, और एक मेरा लाइव वीडियो है इसी चैप्टर का, लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों। आप उसको और देखिएगा तो दोनों तरीके से आप समझ जाएंगे। उसमें मैंने ब्लैक बोर्ड पर इन टॉपिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझाने की प्रयास किया है। ठीक है, धन्यवाद।